हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक फैशन शॉप के रिलेटेड एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो इम्प्लीमेंट करना है। मगर इस एग्जांपल में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा किस तरीके से हमने सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट करना है एप्लीकेशन के अंदर। और इस एग्जांपल के अंदर एक नया कंसेप्ट हम लर्न करेंगे जिसका नेम है स्कोप बटन्स, जो कि हमें स्कोप बार के अंदर अवेलेबल होते हैं, जिसकी हेल्प के साथ यूज़र जो है वो अपना जो सर्चिंग का स्कोप है वो इन्हांस कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले जो सिमुलेटर के अंदर मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है उसकी मैं वर्किंग आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट की लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास देख पा रहे हैं फैशन शॉप के रिलेटेड जो सारा ही डेटा वो मैंने कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ ग्रिड की फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। और अगर मैं ऊपर सर्च करूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ सर्च बार के अंदर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्च बार के नीचे मेरे पास अब स्कोप बार जो है वो अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने जो भी कैटेगरीज के प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं उनकी जो एक स्कोप बटन्स की हेल्प के साथ यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। और अगर मैं टी शर्ट वाले स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटा मेरे पास डिस्प्ले नहीं हुआ। यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, शायद मेरे पास जो टी शर्ट है उसकी कैटेगरी में थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है। देख लेते हैं टी शर्ट्स, तो यहाँ पे टी शर्ट्स लगा देते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने ओनली टी शर्ट लिखा था कैटेगरी में, तो मैंने यहाँ पे एस लगा दिया। अब फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन जो है वो मेरी इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सर्च बार के अंदर, अब मैं टी शर्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं डेटा मेरा जो है वो टी शर्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल्टर हो चुका है। अगर मैं शॉर्ट्स की बात करूँ तो वो भी यहाँ पे इस तरीके से आप डायरेक्टली कैटेगरी वाइज जो है डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। डेटा को आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिज़ाइन 3, तो आप देख पा रहे हैं ओनली ट्रैक पैंट जिसमें डिज़ाइन 3 नाम का कोई प्रोडक्ट है, तो उसी में जो है वो स्कोप बटन की हेल्प के साथ जो है वो सर्चिंग हो पाई है। अगर मैं सारा ही डेटा के अंदर सर्च करना चाहता हूं तो मुझे इस ऑल वाले स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जीन डिज़ाइन 1, तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मेरे पास अब सारे ही डेटा में से जिस भी प्रोडक्ट का नेम जीन डिज़ाइन 1 होगा वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। तो इस स्कोप बार की हेल्प के साथ यूज़र जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो सर्चिंग कर सकता है, पर्टिकुलर कैटेगरी का डेटा जो है वो देख सकता है। तो इसी की हेल्प के साथ आज की एग्जांपल जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी बात इस एग्जांपल की वर्किंग की। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख पा रहे हैं फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो आपको इस एग्जांपल के लिए किन किन टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो थ्योरी जाननी भी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे UI सर्च कंट्रोलर क्लास। तो ये बेसिकली iOS के अंदर बिल्ट इन क्लास है, जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के अंदर एक सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी आपके पास एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर कोई भी व्यू कंट्रोलर है, अगर उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर के अंदर आप सर्च बार को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको UI सर्च कंट्रोलर क्लास की हेल्प जो है वो लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि UI सर्च कंट्रोलर क्लास के अंदर हमें जो सर्च बार है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मिलती है, जिसकी हेल्प के साथ यूज़र जो है सर्च करने के लिए जो टेक्स्ट है उसको टाइप कर सकता है।
तो अगर बात करें डेलीगेट्स एंड प्रोटोकॉल्स की, तो सर्च कंट्रोलर के साथ हमें काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स और डेलीगेट्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रोटोकॉल्स के अंदर ऐसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प के साथ आप डेटा को जो है वो फिल्टर्ड करवा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस यूआई सर्च कंट्रोलर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड की, तो वो है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड। एक ऐसा मेथड है, ये वाला मेथड तब कॉल होगा जब हम या यूज़र आपका एप्लीकेशन के अंदर इस सर्च बार के अंदर कुछ भी टाइप करने की जो है वो कोशिश करेगा, तब ये अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड जो है रिपीटेडली कॉल होगा। जैसे जैसे यूज़र यहाँ पे टाइप करेगा सर्च बार के अंदर, वैसे वैसे ये वाला मेथड जो है वो एग्जीक्यूट रिपीटेडली होगा। और इसी के अंदर हम ऐसा कोड लिखेंगे जिसकी हेल्प के साथ जो है हम डेटा को फिल्टर करवा के उसका जो रिज़ल्ट है वो कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो अब बात करते हैं स्कोप बार की। तो स्कोप बार एक ऐसी कह सकते हो बार है जो कि हम इंटीग्रेट करते हैं सर्च बार के साथ, जिसकी हेल्प के साथ जो सर्चिंग का स्कोप है वो और भी अच्छे तरीके से निकल के आता है, और यूज़र जो है वो स्कोप बटन की हेल्प के साथ किसी भी कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो डेटा है वो सर्च करवा सकता है। तो ये है हमारा स्कोप बार के अंदर जो स्कोप बटन्स हैं उनका मेन पर्पस यूज़ करने का। इससे जो हमारी सर्चिंग है वो इन्हांस होती है और यूज़र को एक अच्छा सर्च इंटरफेस जो है वो मिलता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो इस तरीके का जो सर्चिंग वाला इंटरफेस है काफ़ी सारी ई कॉमर्स के रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनमें यूज़ किया जाता है। अगर ये इंटरफेस आपने सीख लिया तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो आप ईज़िली जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी बात थ्योरी की। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाली एग्जांपल आपने किस तरीके से ईज़िली स्टेप बाय स्टेप जो है वो डेवलप करनी है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिगिनिंग से जो है वो हम शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट सिंगल व्यू एप्लीकेशन को आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहने देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे एप्लीकेशन का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। आप जो भी आपका मन करे वो प्रोडक्ट नेम के अंदर एप्लीकेशन का नेम जो है वो आप लिख सकते हैं। बाकी सेटिंग्स मैं डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्ज़न है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड के वर्ज़न की तो वो है मेरे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्ज़न है तब भी आप इस एग्जांपल को जो है वो इसी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। और अगर बात करें लैपटॉप की तो मेरे पास है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो लेके आते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है वो जल्द से जल्द दे पाएँ। अब हमने इस एग्ज़ाम्पल के लिए सबसे पहले आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरी बात है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने हर एक प्रोडक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पे
यूज़ की हुई है इस एग्ज़ाम्पल को डेवलप करने में। तो सबसे पहला काम यही है कि आपके पास ये सारी इमेजेस जो हैं वो होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो उन्हें आपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर ऐप आइकॉन के नीचे जो है वो लेके आना है। तो आप इजीली इन इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो मैंने पहले से ही यहाँ पे कुछ इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक दो इमेजेस दिखा देता हूँ। तो इमेजेस जो है वो कुछ इस तरीके की हैं। डायमेंशन, विड्थ एंड हाइट जो इमेज की है वो आप कोई भी ले सकते हैं। तो आपने किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से इन इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर लेना है और बाद में इन इमेजेस को इस तरीके से सिलेक्ट करना है माउस की हेल्प के साथ और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऐप आइकॉन के नीचे। तो चलिए, जितने भी मेरे पास फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल है सभी फोल्डर्स की इमेजेस को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि उनको मैं एप्लीकेशन को डेवलप करने में जो है वो यूज़ कर पाऊँ। तो मैं इनको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो चलिए, इमेजेस जो हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। अब मेरा नेक्स्ट जो टास्क होगा वो होगा कि मैंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो एप्लीकेशन का यहाँ पे रेडी करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने इस व्यू कंट्रोलर के अंदर जो आप डॉट देख रहे हैं इसको सिलेक्ट करना है। आप मेरे माउस का कर्सर देखिए। अब आपने इस एम्बेड इन आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं जूम थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आप इसकी अलाइनमेंट देख पाएँ। तो इसको मैं पैरेलल लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से और फिर से इसको जूम कर देता हूँ 75%। अब आपने इस नेविगेशन आइटम जो कि आउटलाइन, डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर है, इसको सिलेक्ट करना है। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इस टाइटल के अंदर आप एप्लीकेशन के रिलेटेड जो है कोई भी नेम जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन का जो नेम है वो रख रहा हूँ। अब मैं डेटा को इस ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। आप देख पा रहे हैं दो कॉलम्स एक रो के अंदर हमने इस तरीके से एक ग्रिड जो है वो तैयार किया है। तो ग्रिड को तैयार करने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया यूआई एलिमेंट है। इस लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए कलेक्शन व्यू। तो आपने इस कलेक्शन व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कलेक्शन व्यू है ये मोबाइल की पूरी स्क्रीन जो है वो उसको कवर अप कर पाए। जितना एरिया पेंडिंग है उसको पूरे के पूरे एरिया को कवर कर पाए। तो उसके लिए मुझे इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से अप्लाई करने हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए इस कलेक्शन व्यू को, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक कीजिए। अब आपने चारों साइडों पे 0 0 जो है वो एंटर करना है और इन चार कंस्ट्रेंट्स को जो है ऐड करना है इस कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब हम इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट रहने देंगे। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और इस सेल का जो साइज़ है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। विड्थ 200, हाइट 250 और मिनिमम स्पेसिंग हमने यूज़ करनी है 5 सेल के लिए, 5 लाइंस के लिए। और यहाँ पे सेक्शन इनसेट टॉप पे 2 यूज़ करना है, बॉटम पे 0, लेफ़्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। बड़ा इजी काम है। अब आपने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है। यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली सेल ले रहा हूँ। इसी आइडेंटिफायर नेम को मैं कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करूँगा। जब मैं कोडिंग में इसको यूज़ करूँगा तब मैं आपको एक बार फिर से जो है वो रिमाइंड करवाऊँगा इसके बारे में। तो चलिए, अब हम हर एक सेल के अंदर एक इमेज और साथ में एक लेबल जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे इस सेल के अंदर एक इमेज व्यू को लेके आना पड़ेगा। तो मैं इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सेल के अंदर और इसे रीसाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब मैं साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो विड्थ है वो कर देता हूँ 180, हाइट कर देता हूँ 175 और इसे थोड़ा सा माउस की हेल्प के साथ हॉरिजेंटली अलाइन करता हूँ सेंटर में।
और कोई भी एक इमेज एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू आप यहाँ पे लगा के देख लें, ताकि आपको पता चल पाए कि इमेज प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाती है या नहीं। तो आपने जो कंटेंट मोड है यहाँ पे ये करना है स्केल टू फिल, ताकि जो बची हुई विड्थ है इमेज व्यू के अंदर वो आपकी इमेज जो है वो कवर अप कर पाए। अब आपने इस लाइब्रेरी के ऊपर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे एक लेबल को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो चलिए लेबल को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, और इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का नेम जो है वो कवर अप कर पाए ये लेबल। अब इस लेबल की जो अलाइनमेंट है वो हम करते हैं सेंटर में। इसकी जो फॉन्ट का साइज़ है वो मैं करता हूँ 15। इस टी वाले बटन पे क्लिक करेंगे और इसका जो स्टाइल है वो आपने करना है बोल्ड। डन पे क्लिक कीजिए। अब आपने यहाँ पे कलर कोई भी ले सकते हैं, मैं रेड कलर कर देता हूँ और लेबल के अंदर लिख के देख लीजिए जीन डिज़ाइन 1, ताकि आपको पता चल पाए कि टेक्स्ट जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आता है। अब आपने नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है यहाँ पे 1 लिखा है, इसकी जगह पे करना है 0। ज़ीरो क्यों करना है? क्योंकि हम डेटा को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। इन केस अगर आपके प्रोडक्ट का नेम जो आपकी लेबल की विड्थ है उससे ज़्यादा है, तब आप उसे रैप अप करना चाहते हैं और नेक्स्ट लाइन में तो आपको जो लाइंस वाली प्रॉपर्टी है वहाँ पे 0 करना पड़ेगा। अब हम इस इमेज व्यू और इस लेबल के ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट कीजिए, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक कीजिए। इस कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक कीजिए। इस तरीके से इस लाइन को क्लिक कीजिए माउस की हेल्प के साथ। टॉप वाली लाइन, लीडिंग वाली लाइन, ट्रेलिंग वाली लाइन और हाइट वाली जो चेक बॉक्स है इसको मार्क कीजिए और इन चारों कंस्ट्रेंट्स को ऐड कीजिए इमेज व्यू के ऊपर। अब हम इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक करेंगे, कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे, टॉप पे इस तरीके से हाईलाइट करेंगे, लीडिंग पे भी हम करेंगे 10, ट्रेलिंग पे 10 और जो हाइट है वो हम करेंगे 40, क्योंकि हम डेटा को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इसे ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो मेरे ऐड हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस इमेज व्यू और इस लेबल का कहीं पे एक आईबी आउटलेट क्रिएट करना, ताकि कोडिंग में इन दोनों यूआई एलिमेंट को हम असेस कर पाएँ। तो हम आईबी आउटलेट कहाँ पे क्रिएट करेंगे? तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए हम कलेक्शन व्यू सेल की एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे, और वो क्लास किस तरीके से क्रिएट करनी है वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए प्लस पे क्लिक कीजिए, न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास को यहाँ पे ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो ये बड़े ध्यान से आपने ये जो आप देख पा रहे हैं सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, इसमें जो लिखा है ये सेम होना चाहिए जब आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। और ऊपर क्लास का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। इस तरीके से आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसे क्रिएट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जो मेरी कस्टम क्लास है कलेक्शन व्यू सेल क्लास है वो बन चुकी है। अब हम इसे अपने जो सेल के साथ जो है वो अटैच करेंगे। तो वो किस तरीके से करना है? मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो क्लास का नेम है, जो क्लास का नेम आपने क्रिएट किया वो लिखने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही आप लिखने की कोशिश करेंगे पूरी की पूरी क्लास का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल के आएगा और अब आपने एंटर प्रेस करना है। तो चलिए क्लास जो है वो मेरी अटैच हो चुकी है सेल के साथ। अब हम जो इस इमेज व्यू और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर सकते हैं ईज़िली। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं जो सबसे बढ़िया और सिंपल मेथड यूज़ करता हूँ हर बार वो है असिस्टेंट एडिटर की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे मेरे माउस का कर्सर देखिए,
यहाँ पे दो सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, तो इन पे क्लिक करेंगे। ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। साइड वाली जो पैनल्स हैं उनको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएंगे किस तरीके से आईबी आउटलेट हमने क्रिएट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हो गई है वो है व्यू कंट्रोलर क्लास, मगर हम जो क्लास यूज़ करना चाहते हैं वो थी माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो उसको लाने के लिए आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ पे क्लास माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर अब हम आईबी आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। इस सेल को आप एक्सपेंड कीजिए, इस इमेज को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस कीजिए और इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आईबी आउटलेट का नेम आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो बन चुका है। अब इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं, और यहाँ पे लिखूँगा माई लेबल, और इसे भी जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, दोनों ही जो है आईबी आउटलेट्स जो है वो मेरे बन चुके हैं। अब मुझे एक आईबी आउटलेट की और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो कि है मेरा कलेक्शन व्यू। तो इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मेरा असिस्टेंट एडिटर तो ओपन है ही, तो चलिए लगे हाथ हम यहाँ पे इसका भी ये जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर देते हैं। तो मैनुअल के थ्रू अब फिर से हम क्लास ओपन करेंगे व्यू कंट्रोलर क्लास, और इसके अंदर अब हम इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए कीबोर्ड पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे जो नेम है आईबी आउटलेट का वो हम प्रोवाइड करेंगे माई कलेक्शन व्यू, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, आईबी आउटलेट भी हमारे बन चुके हैं। यहाँ पे आपने इसके बारे में नॉलेज जो है वो गेन कर ली है। अब हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं और साइड वाले पैनल को अनहाइड करते हैं, और एक बार सभी जो क्लासेस हैं इनको सेव कर देते हैं फाइल्स को। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है इस कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट है और जो डेटा सोर्स है उन दोनों को हमने सेट करना है यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले माई कलेक्शन व्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस हरिती फैशन शॉप ऐप के ऊपर। सबसे पहले डेटा सोर्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही हमने सेट कर दिए हैं। अब इस एग्जांपल के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हमने पूरे का पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाया है। तो इस डेटा को हमने किस डेटा सोर्स से गेट किया है वो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने ये सारा डेटा जो है एक क्लास के थ्रू जो है ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म के अंदर जो है वो क्रिएट किया है। तो हमें डेटा सोर्स के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। कस्टम क्लास से मेरा मतलब है यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, स्विफ्ट फाइल को ऐड करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब आपने यहाँ पे जो क्लास का नेम है, जो फाइल का नेम है, सॉरी आप कोई भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ फैशन डेटा, इसे क्रिएट कर देता हूँ। और अब हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है कुछ इस तरीके से फैशन डेटा नाम की, और इसके 3 एट्रीब्यूट हो गए। सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम, इसको स्ट्रिंग टाइप का यूज़ कीजिए। अब आपने यहाँ पे रखना है प्रोडक्ट का कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी ये भी आपने रखनी स्ट्रिंग टाइप की। अब हम रखेंगे प्रोडक्ट की इमेज और इसको भी हम यूज़ करेंगे स्ट्रिंग टाइप का। अब हमने एक इनिशियलाइज़र यूज़ करना है कुछ इस तरीके से, उसके पैरामीटर यहाँ पे हम पास करेंगे। सबसे पहले पी नेम, फिर पी कैटेगरी, फिर हम रखेंगे पी इमेज। और अब हमने अपने एक्चुअल वेरिएबल को इन पैरामीटर के साथ सेट करना है। आप देख लीजिए किस तरीके से करना है। इक्वल टू पी नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल टू पी कैटेगरी, प्रोडक्ट इमेज इज इक्वल टू पी इमेज।
तो चलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके की क्लास जो है वो मेरी बन चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अब हमने इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स किस पे डिपेंड करेंगे, जितनी इमेजेस आपकी यहाँ पे होंगी उतने ही नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। और उन सभी ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए आपको एक एरे जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो किस तरीके से कोड क्रिएट करना है वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के क्लास के अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूं ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। और अब हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्ट नाम की एक एरे क्रिएट करेंगे। और किस टाइप की होगी, फैशन डेटा टाइप की होगी। इसको एज ए ब्लैंक एरे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और इस कमेंट वाली लाइन को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कम्प्लेक्स कोड में कहीं कंफ्यूज ना हो। अब इसके अंदर डेटा फिल करने के लिए मैं अलग से एक मेथड जो है वो क्रिएट करूँगा और उसमें हर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा, मगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊँगा। बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं। तो वो किस तरीके से आपने करना है यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा, और यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे लेट आइटम 1 इक्वल टू फैशन डेटा। और इसका यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करेंगे पी नेम, पी कैटेगरी और यहाँ पे इमेज का नेम। और इस आइटम 1 को हम अपेंड करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। तो ये यहाँ पे जो पी नेम के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, पहली इमेज यहाँ पे चेक करते हैं वो है जीन 1। और इसे हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। पी नेम पे हम लिखेंगे जीन डिज़ाइन 1 और यहाँ पे कैटेगरी हम ले लेते हैं मेंस जीन। और यहाँ पे इमेज का नेम है मेरे पास अवेलेबल जीन 1। तो चलिए ये मेरा जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने किस तरीके से क्रिएट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास कोड जो है वो पहले से ही इस फिल डेटा का टाइप हुआ है, तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अब पेस्ट करने जा रहा हूँ वो सारा कोड, ताकि टाइम भी यहाँ पे सेव हो। आपको ऑब्जेक्ट बनाना तो आ ही गया है, बाकी ऑब्जेक्ट भी सेम इसी तरीके से आपने क्रिएट करने हैं। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे सेव करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जो है वो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कोड जो है कमांड वी के थ्रू पेस्ट करता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो इमेजेस थी वो कितनी थी, यहाँ पे असेस्ट के अंदर वो थी 25। और उतने ही ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे जो है वो क्रिएट किए हैं। और उन सभी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैं अपेंड करता गया हूँ इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। तो कैटेगरीज मैंने कौन कौन सी यूज़ की है, एक टी शर्ट कैटेगरी, एक ट्रैक पैंट्स नाम की कैटेगरी, एक शॉर्ट्स की कैटेगरी, और यहाँ पे कुर्ताज़ की कैटेगरी, और यहाँ पे मेंस जीन की जो कैटेगरी है वो हमने क्रिएट कर दी है। तो कुछ इस तरीके का फिल डेटा जो मेथड है वो निकल के आया है। अब हम इसको व्यू डिड लोड के अंदर जो है वो कॉल करेंगे, ताकि आपकी एप्लीकेशन जब भी लोड हो तब ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है वो एरे के अंदर फिल हो जाना चाहिए। अब हम और भी जो अपने वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक सर्च्ड डेटा नाम की एक एरे क्रिएट करनी है, वो भी फैशन डेटा की होगी, टाइप की होगी। इसको ब्लैंक एरे क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब हम इस प्रोडक्ट लिस्ट में से डेटा को सर्च करेंगे, उसको फ़िल्टर्ड करवाएंगे, तो जो फ़िल्टर्ड डेटा है या सर्च किया हुआ डेटा है उसको भी हमें कहीं पे टेम्परेरी स्टोर करने की जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ेगी। तो उसके लिए हमने अलग से एक एरे जो है वो क्रिएट कर दी है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक बूलियन वेरिएबल सर्चिंग नाम का, उसको करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। तो जब यूज़र जो है इस सर्च बार के अंदर कुछ भी डेटा सर्च करने की जो है वो कुछ इस तरीके से कोशिश करेगा, तब हम इस सर्चिंग वाले वेरिएबल को ट्रू करेंगे, और जब सर्चिंग नहीं चल रही होगी तब हम इसको फॉल्स करेंगे।
अब हम एक वेरिएबल और लेंगे स्कोप बटन प्रेस, इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे फॉल्स। तो यूज़र जब इस स्कोप बटन के ऊपर, किसी भी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करेगा तब हम इसको ट्रू करेंगे, और जब यूज़र जो है वो ऑल पे क्लिक किया होगा तब हम इसको स्कोप बटन प्रेस्ड को करेंगे फॉल्स। तो अब हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं सर्च कंट्रोलर, और इसको हम लिखेंगे UI सर्च कंट्रोलर, और यहाँ पे जो हमने थर्ड वाला इनिशियलाइजर यूज़ करना है उसको नील पास करना है। तो नील क्यों पास किया मैंने यहाँ पे, जब भी आप जो फिल्टर्ड डेटा है, जैसे मैंने यहाँ पे जो फिल्टर्ड डेटा है जिस व्यू कंट्रोलर में मैं सर्च कर रहा हूँ उसी व्यू कंट्रोलर में मैंने जो फिल्टर डेटा है वो डिस्प्ले करवाया है। तो जब आप सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर जो फिल्टर डेटा है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आपको यहाँ पे नील पास करना होगा। जब कहीं फिल्टर डेटा को किसी और व्यू कंट्रोलर में आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आपको इसको जो है उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का जो नेम है वो पास करना होगा। तो मैंने आज की एग्जांपल के लिए सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर ही जो डेटा है, फिल्टर डेटा है, उसको डिस्प्ले करवाना बेटर समझा है, ताकि बिगिनर लेवल पे भी आप जो है वो ईजिली इस एग्जांपल को डेवलप कर पाएँ। अब हमने इस सर्च कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना है, तो सर्च कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं अलग से एक मेथड जो है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइवेट फंक्शन कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर। अब हम इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले सर्च कंट्रोलर डॉट लोड व्यू इफ़ नीडेड, ये मेथड कॉल करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब हम करेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च रिजल्ट्स अपडेटर, इसका जो डेलीगेट है उसको सेल्फ के साथ सेट करेंगे। अब सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो डेलीगेट है वो सेल्फ के साथ जो है वो सेट करेंगे। तो अभी हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ नहीं किया है, तो प्रोटोकॉल्स को जब हम यूज़ करेंगे तो ये दोनों एरर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। तो अभी के लिए इन दोनों एरर्स को जो है वो आप इग्नोर कीजिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको आपने करना है फॉल्स, ताकि सर्च करते वक्त आपका जो बैकग्राउंड पे लेआउट है वो थोड़ा सा, उसकी जो लाइट है वो डिम ना हो, इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले कीबोर्ड लेके आता हूँ यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं जो मैंने सर्च बार के जो कीबोर्ड के साथ जो डन बटन है ये मैंने यूज़ किया है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सर्च बटन जो है वो डिस्प्ले होता है। तो मैंने डन बटन को लाने के लिए जो कोडिंग की है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो वो 2 लाइंस की कोडिंग है। सबसे पहले आपने लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट अनेबल रिटर्न की, ऑटोमेटिकली इसको आपने करना है फॉल्स। अब आपने लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट, यहाँ पे रिटर्न की टाइप आपने करनी है UI रिटर्न की टाइप डॉट डन। तो कुछ इस तरीके से 2 लाइंस की आपने कोडिंग करनी है। अब आपने सर्च कंट्रोलर के सर्च बार के अंदर जो स्कोप बटन्स हैं उनके जो टाइटल्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं एक एरे की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल, तो देख लेते हैं। सबसे पहले है मेंस जीन, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब है मेरे पास कैटेगरी कुर्ताज़, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और अब है मेरे पास जो कैटेगरी है वो है शॉर्ट्स। तो नेम सेम होना चाहिए, नहीं तो आपकी फ़िल्टरिंग है जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। शॉर्ट्स के बाद ही मेरे पास यहाँ पे ट्रैक पैंट्स, अब मेरे पास जो लास्ट में कैटेगरी बची है वो है टी शर्ट्स। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और इसको भी जो है वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। चलिए, तो स्कोप बटन्स के जो टाइटल्स हैं वो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे और भी जो कैटेगरीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ाइन, यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा डिफ़ाइन
प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट इसको ट्रू करूँगा ताकि प्रॉपरली सर्च बार जो है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमने लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार और उसका जो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए सर्च बार के अंदर जो है थोड़ी सी लाइट कलर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च प्रोडक्ट बाय नेम। तो ये प्लेस होल्डर है, यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करेंगे बाय नेम। अब हमने यहाँ पे सेल्फ का जो नेविगेशन आइटम है उसका सर्च कंट्रोलर जो है वो सेट करना है अपने सर्च कंट्रोलर वाले ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको हम करेंगे फॉल्स क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सर्च बार है वो परमानेंटली जो है वो डिस्प्ले हो। चाहे आप डेटा को स्क्रॉल कीजिए तब भी ऊपर आपकी सर्च बार जो है वो परमानेंट रहेगी। तो उसके लिए ये वाली कोडिंग करनी काफ़ी ज़रूरी है। अब मेरा जो कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर वाला मेथड है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको कॉल कहाँ पे करना है, फिल डेटा के बाद आपने कॉल करना है कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर, तो यहाँ पे मैंने जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब जैसे ही व्यू डिड लोड मेथड एक्टिवेट होगा, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, तो ये दोनों मेथड्स जो हैं वो अपना काम शुरू करेंगे और आपका डेटा भी फिल होगा और साथ में जो सर्च कंट्रोलर है वो भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे नीचे सबसे नीचे प्रोटोकॉल्स को जो है वो यूज़ करना है। तो वो यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कलेक्शन व्यू को भी हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और सर्च बार को भी जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो प्रॉपरली हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स कलेक्शन व्यू के लिए और दो प्रोटोकॉल्स जो है सर्च कंट्रोलर के सर्च बार के लिए जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। तो वो किस तरीके से करने हैं वो अब मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और चार प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, UI की जगह पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे UI सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल और लास्ट में UI सर्च बार डेलीगेट। तो ये चार प्रोटोकॉल्स को आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका स्केलेटन जो है वो यहाँ पे बन चुका है। और ऊपर बात करें उन दो एरर्स की तो वो भी यहाँ पे रिमूव हो चुकी हैं क्योंकि हमने प्रोटोकॉल्स को जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब सबसे पहला मेथड है हमारा यहाँ पे कलेक्शन व्यू का, जिसका पैरामीटर है नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम कोड लिखेंगे इफ़ अगर हमारी सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है या फिर स्कोप बटन जो है वो प्रेस्ड जो है वो ट्रू है तो इफ़ के अंदर हम कोड लिखेंगे। और अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी ट्रू नहीं है तो एल्स वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर सर्चिंग वाला ट्रू है या स्कोप बटन प्रेस्ड ट्रू है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सर्च्ड डेटा वाली जो फिल्टर्ड एरे है उसकी काउंटिंग। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जो हमारी कंप्लीट लिस्ट थी प्रोडक्ट लिस्ट उसकी काउंटिंग। तो इस तरीके से पहला मेथड आपने कोड करना है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड जो कि है मेरा कलेक्शन व्यू मेथड ही है और जिसका पैरामीटर है सेल्फ और आइटम ऐड, इसके अंदर कोड लिखेंगे। तो कोड बड़ा सिंपल और इजी है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सेल नाम का, उसकी रेफरेंस कहाँ से आएगी, माई कलेक्शन व्यू के थ्रू उसका जो DQ रीयूजेबल सेल मेथड है कॉल करेंगे, आइडेंटिफाई लिखेंगे सेल, यहाँ पे पास करेंगे इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। तो अब आप पूछेंगे यहाँ पे मैंने सेल क्यों यूज़ किया, तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो नेम आपने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ
कि जो नेम आपने इस सेल के लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर आइडेंटिफायर का जो नेम यहाँ पे आपने लिखा है, सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल लिखा है। अब हम फिर से एक इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ सर्चिंग वाला अगर वेरिएबल ट्रू है या फिर स्कोप बटन प्रेस किया हुआ ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और लास्ट में हम सेल को जो है वो रिटर्न करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब हमने इफ़ के अंदर कोडिंग क्या लिखनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है या फिर स्कोप बटन यूज़र ने एप्लीकेशन के अंदर प्रेस किया हुआ है, तब ये सर्चिंग वाली जो ये इफ़ वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम कोडिंग लिखेंगे, सेल की इमेज को सेट करेंगे किसके साथ, डेटा आएगा यूआई इमेज से, उसका नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे और इसको पास करेंगे सर्च्ड डेटा जो फिल्टर्ड एरे थी वहाँ से डेटा को पिक करके कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट की इमेज। और अब हम सेल का जो माई लेबल है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, सर्च्ड डेटा वाली फिल्टर्ड एरे में से आएगा, इंडेक्स पार डॉट रो। और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट का नेम। अब आपने करना क्या है, इसी कोड को आपने कॉपी कर लेना है इन दो लाइंस को और एल्स में आपने इसको पेस्ट करना है। और बस आपने चेंजेस क्या करनी है, जो सर्च्ड डेटा वाली एरे है इसकी जगह पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट वाली एरे जो है वो यूज़ करनी है और यहाँ भी आपने करनी है प्रोडक्ट लिस्ट। तो इफ़ और एल्स मैंने किस लिए यूज़ की है, कहने का मतलब अगर सर्चिंग चल रही है या फिर स्कोप बटन प्रेस किया है यूज़र ने डेटा को फिल्टर करवाने के लिए, तब इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ़ के अंदर मैंने जो फिल्टर्ड डेटा है उसको यूज़ किया है और एल्स के अंदर मैंने जो कंप्लीट डेटा है उसको यूज़ किया है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हर एक सेल के चारों कॉर्नर्स पे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आप देख रहे होंगे। तो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर, यूआई कलर से डेटा आएगा, कौन सा कलर, ब्लैक डॉट सीजी कलर। अब आपने यहाँ पे लिखना है सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर की जो विड्थ है वो आपने कितनी रखनी है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 2। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट मेथड यहाँ तक, सेल फॉर आइटम ऐड, इस तरीके का पैरामीटर वाला मेथड। तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला मेथड है वो है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड। तो ये मेथड आपको पता ही है कब कॉल होगा, जब यूज़र जो है वो यहाँ पे कोई भी सर्च करने की जो है वो कोशिश करेगा, डेटा को टेक्स्ट टाइप करेगा, तब ये वाला मेथड जो है वो कॉल होगा। इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स फोर्सली अनरैप करेंगे और यहाँ पे हम पास करेंगे इसको सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन का जो इंडेक्स है वो पास करेंगे। अब हम जो टेक्स्ट यूज़र ने सर्च बार के अंदर टाइप किया होगा उसको गेट करेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए वो भी हमने गेट कर दिया। अब हम एक कंडीशन को यूज़ करेंगे चेक करने के लिए क्या यूज़र ने यहाँ पे सर्च बार के अंदर कुछ टाइप किया है या वैसे ही क्लिक किया। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सर्च टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ़ के अंदर हम करेंगे अगर यूज़र ने यहाँ पे क्लिक किया है इस सर्च बार के अंदर और यहाँ पे कुछ सर्च करने की जो है वो कोशिश की है, तब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे सर्चिंग जो है वो ट्रू है। सर्च डेटा जो फिल्टर्ड एरे थी अगर उसमें कोई पुराना डेटा है, पुरानी सर्च का, वो सारा रिमूव करेंगे।
फॉर लूप को यूज़ करेंगे हर एक आइटम को यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो है वो हम इटरेट करेंगे, और एक इफ़ कंडीशन के थ्रू यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारी जो आइटम है उसका जो प्रोडक्ट का नेम है उसको लोड केस में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसमें कहीं पे कंटेन करता है जो टेक्स्ट यूज़र ने सर्च बार के अंदर जो है वो टाइप किया है, तो वो लोकेट करने की जो है वो हम कोशिश करेंगे। और साथ में अगर यूज़र ने साथ में स्कोप बटन भी प्रेस किया है और साथ में ऊपर कुछ लिखने की कोशिश भी की है, तब हम दो कंडीशंस को यूज़ करेंगे। पहले सर्च बार के टेक्स्ट को चेक करेंगे और उसके बाद कैटेगरी भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो एंड के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट उसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी इक्वल टू स्कोप बटन के इक्वल है, या फिर जो स्कोप बटन है यूज़र ने वो प्रेस किया हुआ है ऑल। तो यहाँ पे अब हम सर्च द डेटा के अंदर अपेंड करेंगे उस पर्टिकुलर आइटम को इस तरीके से। और अगर ये तो थी इफ़ कंडीशन, यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ऊपर हमने इसको बूलियन नहीं लिया, स्कोप बटन प्रेस्ड, इसको हम डबल इक्वल यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए एरर अपने आप चली गई। कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक से भी जो है वो कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है, तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है डबल इक्वल जो ऑपरेटर है वो। अब हमने एल्स में क्या करना है, एल्स में फिर से हम देखेंगे क्या यूज़र ने स्कोप बटन जो है वो प्रेस किया हुआ है। अगर किया है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स। और इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर अगर यूज़र ने ओनली, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की कंडीशन होगी। यूज़र ने सर्च बार के अंदर क्लिक किया मगर उसने डायरेक्टली शॉर्ट्स वाले जो स्कोप बटन है उस पर क्लिक किया है, कुछ भी टाइप नहीं किया यहाँ पे, फिर भी डेटा तो फिल्टर करना ही पड़ेगा हमें शॉर्ट्स के अकॉर्डिंगली। तो वो यहाँ ही एल्स के अंदर ही हम जो है वो कोडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च्ड डेटा डॉट रिमूव ऑल, और यहाँ पे फिर से स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे हम, सर्च कंट्रोलर डॉट स्कोप। फिर से करता हूँ मैं यहाँ पे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स अनरैप करेंगे और यहाँ पे इसको पास करेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स, कुछ इस तरीके से। अब हम फिर से ट्रेड करेंगे हर आइटम को प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, और अब हम कंडीशन जो है वो केवल कैटेगरी के लिए यूज़ करेंगे। जैसे ऊपर हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने दो कंडीशंस को एंड के साथ कॉन्कैटिनेट किया था, अब हम सिंगल बस कैटेगरी के लिए ही जो कंडीशन है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी इक्वल टू स्कोप बटन, और यहाँ पे और स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। और अगर कंडीशन हमारी सक्सेसफुली मैच होती है, ये वाली ट्रू होती है, तब हम यहाँ पे अपेंड करेंगे सर्च डेटा के अंदर इस पर्टिकुलर आइटम को। और फॉर लूप के बाहर हम सर्चिंग को करेंगे फॉल्स, माई कलेक्शन व्यू को करेंगे फिर से रीलोड, ताकि फ्रेश डेटा जो है वो उसके अंदर डिस्प्ले हो पाए। अगर ये वाली कंडीशन भी हमारी मैच नहीं करती तो एल्स के अंदर हम एक कोड लिखेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स, सर्च्ड डेटा डॉट रिमूव ऑल, सर्च्ड डेटा इक्वल टू प्रोडक्ट लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट बन जाएगी जो हमारी फिल्टर्ड एरे है। अब हम यहाँ पे जो है लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू डॉट रीलोड। एक बार डेटा को जो है हम फ्रेशली जो है वो यहाँ पे लोड करेंगे कलेक्शन व्यू के अंदर।
तो ये हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। किस मेथड के लिए? इस अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम के मेथड के लिए। आप चाहें तो पहले वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं यहाँ तक, और इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे जो है सर्च डेटा से लेके यहाँ तक जो कोड है वो कॉपी के ऊपर जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम अगला मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि यूज़र ने यहाँ पे कुछ सर्च किया है। सपोज यहाँ पे सर्च किया है डिज़ाइन 3, तो 5 जो है वो डेटा फिल्टर्ड हो गए, यहाँ पे आ चुके हैं। 5 यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर यूज़र इस कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता है तब फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक मेथड को कोड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स। सर्च्ड डेटा का सारा डेटा जो है वो रिमूव करेंगे अगर कोई फिल किया होगा हमने। माई कलेक्शन व्यू को रीलोड करेंगे। तो ये थी कोड हमारा कैंसिल बटन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम मेथड एक और इम्प्लीमेंट करेंगे कि यूज़र अगर डायरेक्टली स्कोप बटन्स पे क्लिक करता जा रहा है और कैटेगरी वाइज जो है डेटा को फिल्टर करवा रहा है, तब इस स्कोप बटन्स का जो इंडेक्स है, जो सिलेक्टेड इंडेक्स है, वो चेंज हो रहा है। तो उस पर भी हम कोडिंग करेंगे कि यूज़र जैसे ही किसी स्कोप बटन के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करता है तो डेटा जो है वो फिल्टर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स डिड चेंज। इस तरीके के पैरामीटराइज जो मेथड है सर्च बार का वो इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके अंदर कोड लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम करेंगे ब्लैंक, और अब हम स्कोप बटन प्रेस को करेंगे ट्रू। अब हम यहाँ पे स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट स्कोप बटन टाइटल्स फोर्सली अनरैप, और इसको कौन सा पैरामीटर पास करेंगे? सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो सिलेक्टेड स्कोप बटन का इंडेक्स है वो पास करेंगे इस तरीके से। अब हमने सर्च डेटा के अंदर जो पुराना डेटा है उसको रिमूव करना है, फॉर लूप को यूज़ करना है, हर एक आइटम को प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर इटरेट करेंगे, और इस बार भी हम जो कंडीशन यूज़ करेंगे वो केवल कैटेगरी के लिए ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी इक्वल टू स्कोप बटन, या फिर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हुई तो हम अपेंड करेंगे सर्च डेटा वाली एरे के अंदर अपनी आइटम को, और लास्ट में इसको माई कलेक्शन व्यू को जो है हम रीलोड करेंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाला मेथड भी हमारा कोड हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हमारा जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था वो भी रेडी है, जो हमने कोडिंग करनी थी वो भी कर दी है। इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखते हैं क्या ये एरर फ्री वर्क कर पाती है और सिमुलेटर के अंदर क्या इसकी आउटपुट प्रॉपरली निकल के आती है। तो ऐप हमारी सक्सेसफुली विदाउट एरर जो है वो बिल्ड हो चुकी है। और अगर बात करें डेटा की, तो डेटा प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। और अगर मैं सर्च बार के ऊपर क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड के थ्रू आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो सर्च बटन है उसकी जगह पे डन बटन जो है वो आ चुका है। और अगर मैं डायरेक्टली किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं डेटा प्रॉपरली जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो फिल्टर्ड हो रहा है। और अगर मैं ऑल के अंदर जाके यहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्च करता हूं तो अब आप देख पा रहे हैं, इस कीबोर्ड को मैं हटा देता हूँ, टॉगल कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं डिज़ाइन 3 जिस प्रोडक्ट नेम के अंदर ये एग्जिस्ट करता था सब स्ट्रिंग, तो वो वाले प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर मैं इसी डिज़ाइन 3 को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जाके सर्च करने की कोशिश करूँ तो अब आप देख पा रहे हैं डेटा केवल ट्रैक पैंट्स के रिलेटेड ही जो है वो यहाँ पे फिल्टर्ड हुआ है। तो यही मेन पर्पस है हमारा स्कोप बटन को यूज़ करने का, स्कोप बार की हेल्प के साथ सर्च बार के नीचे,
ताकि हम डेटा को कैटेगरी वाइज भी जो है वो फिल्टर करवा पाएँ। और अगर कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं अब मेरे पास सारे का सारा जो ट्रैक पेंट्स के रिलेटेड डेटा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे पास जो फुल डेटा है वो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से हमने सर्च बार को इम्प्लीमेंट करना है और साथ में स्कोप बटन्स को जो है वो लेके आना है, ताकि सर्चिंग वाली जो सर्चिंग का जो स्कोप है वो और भी रिफाइन हो पाए। अगर ये सभी बातें आपको समझ लग चुकी हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं और अपने प्रोग्रामिंग स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही हम किसी वीडियो को अपलोड करें तो आपके पास जो उसका नोटिफिकेशन है वो पहुंच पाए। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, प्यार अपना बनाए रखिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।